सबका खैर मकदम है। डियर लर्नर्स, हमारा जो ये आज का कोर्स है ये है BEGC 134, जिसका उन्वान है रीडिंग द नॉवल, यानी कि नॉवल को कैसे पढ़ा जाता है या हमने कैसे नॉवल को स्टडी करना है। आज हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे इस कोर्स में हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे नॉवल के साथ। नॉवल क्या है, व्हाट आर इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्लियर नॉवल कैसे राइज हो गई थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉवल, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम ब्लॉक 2 में कैट चॉपिन की एक नॉवल है द अवेकनिंग, इस पे हम नजर दोहराएंगे जो ही हम ब्लॉक 2 की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक 3 है जिसमें गोपीनाथ मोहंती की नॉवल पराजा है। और ब्लॉक 4 में हम चिन्नवा अचेबे थिंग्स फॉल अपार्ट। यू मस्ट हैव बीन familiar with this name, Chinua Achebe, well known famous African English novelist। तो पहले हम ब्लॉक 1 की तरफ जाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नॉवल क्या है। तो इस यूनिट में, इस ब्लॉक में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। पहले हम आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे नॉवल के बारे में। उसके साथ साथ हम इसके वेरियस जो टाइप्स हैं उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो ही हम फिर यूनिट 2 की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स नॉवल के देखेंगे, जैसे कि प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, और व्हाट आर द डिफरेंट मूड्स इन अ नॉवल, ये भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ साथ समझने की भी कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास यूनिट 3 है, उसमें हमारे पास हम स्टाइल को जानने की कोशिश करेंगे, टाइम एंड स्पेस, टाइम और प्लेस की क्या अहमियत है नॉवल में, और थीम्स, ये सारे इश्यूज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चाहे हम थीम्स की बात करेंगे, अगर आप किसी नॉवल को पढ़ोगे तो उसमें आप थीम्स का मतलब ये होता है कि क्रक्स मैटर क्या है एक राइटिंग की। चाहे अगर आप नॉवल की बात करोगे तो एक नॉवल अगर आप लोगे तो उसमें डिफरेंट थीम्स आपको मिलेंगे। तो मोटिव्स जिनको बोलते हैं, या मेन मुद्दा राइटर का क्या होता है एक नॉवल में, तो वो मेन थीम्स कहलाते हैं। जैसे मेरे जहन में ओरन पामुक की नॉवल याद आ रही है, स्नो। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है। स्नो, हम यहाँ पे थीम्स की बात करेंगे। उसमें जो ही आप उस नॉवल का मुताला करोगे, ओरन पामुक, ही इज अ वेल नोन टर्किश राइटर। He won Nobel Prize for Literature as well way back in 2006। उसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है। द वाइट कासल उसकी एक नॉवल है। इस्तांबुल उसका एक मेमोयर है, दैट्स अ वंडरफुल बुक। उसमें आपको वो इस्तांबुल, जैसे वो टर्की की वो उनका जो रिच कल्चर है, उनकी जो हिस्ट्री है ओटोमन अंपायर का, उसमें वो आपको जिक्र करते हैं। वो इस्तांबुल के बारे में वो लिखता है कि हाउ deeply this city of Istanbul influenced a writer like Orhan Pamuk। तो जब आप स्नो का मुताला करते हो, उसमें आपको बहुत, यानी कि नॉवल एक ही है लेकिन थीम्स आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो थीम ये होता है कि राइटर क्या बोलना चाहता है, राइटर एक रीडर के सामने कौन सी मैसेज लेके आता है। जब आप स्नो की स्टडी करते हो, it was published way back in 2002 if I'm not wrong, that novel। तो उसमें आपको एक बहुत सारे थीम्स मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस देयर इज दिस थीम कि टर्की में देयर इज दिस बैन ऑन हिजाब, although now the rules have been relaxed, I mean कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आई थी वहां पे, लेकिन 2002 में वो नॉवल लिखी थी ओरन पामुक ने। उसमें आपको एक थीम जो मिलता है वो ये है कि देयर इज दिस बैन ऑन हिजाब। तो फिर ड्यू टू दिस बैन ऑन हिजाब, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर कमिटिंग सुसाइड इन दैट पर्टिकुलर नॉवल। तो एक थीम आपको ये मिलेगा, यानी कि आपके सामने मैसेज क्या लाना चाहता है एक राइटर। जो ही आप
उसी नॉवल को बड़े अच्छे तरीके से स्टडी करते हो, उसमें आप एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी थीम आपको मिलेगा उसमें, कि वहाँ पे तो औरन पामुक उस नॉवल में आपको दिखाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो टर्की में उस पर थोड़ी सी पाबंदियां हैं, पीपल आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फ्रॉम इन अ लिबरल वे। तो उसके साथ साथ आपको वहाँ पे बहुत सारी और थीम्स आपको उस नॉवल में मिलेंगी। तो थीम्स के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जो ही हम यूनिट 3 की तरफ आएंगे। तो कैरेक्टराइजेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉवल। कैरेक्टराइजेशन, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको नॉवल में मिलते हैं, वो उनका किरदार डिफरेंट होता है। जैसे प्लॉट का, जैसे स्टोरी किसके रिलेटेड है, तो फिर नैरेटिव मोड्स, जैसे राइटर किस नैरेटिव फॉर्म में लिखता है, उसने फर्स्ट फॉर्म नरेशन अपनाया है या दूसरी सेकंड फॉर्म ऑफ नरेशन वो लिख रहा है, या इवन थर्ड पर्सन नैरेटिव में वो लिख रहा है। तो इन इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। तो जो ही हम फिर ब्लॉक 1 में यूनिट 4 की तरफ जाएंगे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि हाउ दिस नॉवल डेवलप्ड, फ्रॉम द 17th century until 20th century। तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न नॉवल में वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न नॉवल में है कि जो हम अर्लियर नॉवेल्स में नहीं देखते हैं, एंड हाउ इज दिस पोस्ट मॉडर्न नॉवल डिफरेंट फ्रॉम अ मॉडर्न नॉवल। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी से पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, that's our world, that is the world we are living in right now। तो पोस्ट मॉडर्न एज को मोस्ट ऑफ द critics or of the opinion the age which start to the decades from 1960s से जो भी decades, उसको फिर पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के जुमरे में उसको रखते हैं। तो उससे पहले वो मॉडर्न वर्ल्ड कैटेगराइज करते हैं उसको। तो उसमें भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं नॉवल में। पोस्ट मॉडर्न में वो क्या ट्रेट्स हैं जो आप मॉडर्न नॉवल में नहीं देखते हो, या इवन कंटेम्पररी नॉवल, चाहे आप पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड बोलो, कंटेम्पररी टाइम्स बोलो, इट्स वन एंड सेम थिंग। बिकॉज पोस्ट मॉडर्न का कंसेप्ट 1960-70 से आया था, जब जेक्स डेरिडा जैसे फिलोसफर ने इसका वो फाउंडेशन रखी थी। तो क्या इवन इसके साथ साथ हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल नॉवल भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट व्हाट इज दिस पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न नॉवल, व्हाट इज अ मॉडर्न नॉवल, एंड आई मीन फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अ नॉवल। तो ये हम इन इश्यूज के बारे में हम अच्छे डिटेल में बात करेंगे। तो जो ही हम नॉवल की तरफ नजर दोहराते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी जब आप डिफाइन करते हो नॉवल को, बहुत सारे डेफिनेशंस दी गई है नॉवल के रिलेटेड के, बहुत सारे क्रिटिक्स ने डेफिनेशन दी है। तो लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी जो ओपननेस है, जिसको ओपन एंडेडनेस जो हम बोलते हैं, उसकी वजह से अभी क्योंकि बहुत सारे थीम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स आपको नॉवेल्स में मिलते हैं, तो एक डेफिनेशन पे निर्भर करना कि यही बस नॉवल की डेफिनेशन है, तो वो अभी तक जितनी भी डेफिनेशन नॉवल की दी गई है, दैट्स आर्बिट्ररी। तो बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है नॉवल के रिलेटेड। तो जब हम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉवल की बात करते हैं, नॉवल का जिक्र करते हैं, नॉवल लिटररी मीन्स समथिंग न्यू। सो व्हाट इज दिस न्यू, व्हाट अब हम ये न्यूनेस क्या है नॉवल में, तो ये हम अभी कुछ देर बाद जानने की कोशिश करेंगे। देख, यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ एट द वेरी आउटसेट ऑफ दिस लेक्चर, वो ये है कि यू विल हैव टू रिमेंबर देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर, या जिनको आप जॉनर्स भी बोलते हैं। 3 मेन जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, one is this poetry, and the second one is drama, and the third one is प्रोज। और प्रोज में फिर आपको बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं। तो अब इन्हीं, यानी कि अगर आप अर्लियर टाइम से अभी तक का देखोगे, तो मेनली अगर आप जितने भी स्कॉलर्स लिटरेचर के रह चुके हैं, जितने भी क्रिटिक्स रह चुके हैं लिटरेचर के,
they are of the opinion, they're on the same page, vis-a-vis, defining the branches of or genres of literature. They say there are mainly three branches of literature, three genres of literature. One is this poetry, novel is second one, and the third one is drama. फिर इनकी यानी कि फिर सब ग्रुप्स निकलते हैं, इनकी फिर टाइप्स निकलते हैं। जैसे अगर आप पोइट्री की बात करोगे, पोइट्री में आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं। कभी कभार आप शायरी में मसनवी पढ़ते हो, कभी कभार आप गजल के साथ रूबरू होते हो, कभी आप सोनेट पढ़ते हो, कभी आप एपिक पढ़ते हो, कभी आप बैलेड पढ़ते हो। तो एक्चुअली जब इन तीन में क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, तो वो यानी कि ये टाइप्स हैं पोइट्री के, एपिक, सोनेट, बैलेड। तो ये और सारे बहुत सारे टाइप्स हैं पोइट्री के। तो ये जब आप फिर नॉवल की तरफ देखते हो, नॉवल एक्चुअली देयर इज प्रोज जिसको हम बोलते हैं, प्रोज में फिर आपके टाइप्स निकलते हैं। प्रोज जिसको हम नसर बोलते हैं, पोइट्री को हम शायरी बोलते हैं, ड्रामा को, प्ले को हम ड्रामा बोलते हैं। तो जब आप प्रोज की तरफ देखते हो यानी कि नसर की तरफ देखते हो, इसमें आपको सब टाइप्स मिलते हैं, आपके बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं। जैसे प्रोज में आपको एक टाइप मिलता है जिसका नाम है नॉवल। उसके साथ साथ प्रोज में आपकी बायोग्राफी आती है, ऑटोबायोग्राफी आती है, एसेज आपके आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज आपके आते हैं। यानी कि ये जो है ये दिस प्रोज इज एन अम्ब्रेला टर्म। बाकी जो ये कैटेगरी जो ये टाइप्स ये इनके टाइप्स हैं। फिर जैसे फिर ड्रामा की बात करोगे, ड्रामा में भी आपको बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं। देयर इज दिस हिस्टोरिकल प्ले, फिर आप ड्रामा में रोमांस देखते हो, फिर आप उसके साथ साथ कॉमेडी भी पढ़ते हो, ट्रेजेडी भी पढ़ते हो, फार्स भी पढ़ते हो। तो ये सब ग्रुप्स हैं इन तीन जॉनर्स की। तो जब हम शायरी की तरफ नजर दोहराते हैं तो शायरी में मेनली व्हाट डिफरेंशिएट्स पोइट्री फ्रॉम अ नॉवल एंड ड्रामा, कुछ चीजें हैं जो एक नॉवल में आप देखते हो, वो चीजें आप शायरी में नहीं देखते हो। जो चीजें शायद आप शायरी में देखते हो वो चीज आप नॉवल में नहीं देखते हो, वो चीज आप शायद ड्रामा में नहीं देखोगे। although there is some resemblance between poetry and drama, जब हम इन दो जॉनर्स की बात करते हैं, तो पहले हम जब हम शायरी की बात करते हैं तो शायरी में आपको क्या देखने को मिलता है, तो वहां पे आपको राइम स्कीम मिलती है, यानी कि आपको वहां पे एक रिदम दिखने को मिलता है। पोइट्री इज मेनली रिटन इन वर्स फॉर्म, इट्स रिटन इन स्टैंजा फॉर्म, बंदों में ये लिखी जाती है। फॉर इंस्टेंस जैसे एक उर्दू शायर है, उन्होंने गजल लिखी है, मोमिन खान मोमिन की ये गजल है। फॉर इंस्टेंस ही राइट्स समवेयर, असर उसको जरा नहीं होता, रंजो राहत फजा नहीं होता। जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस राइम स्कीम। आपको यानी कि अगर आप अर्लियर जिसको हम एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस बोलते हैं, वहां पे आपको एक आवाज देखने को मिलती है, सिमिलर साउंड्स आपको देखने को मिलते हैं, वर्ड्स मिलते जुलते हैं कहीं पे, वो रिदम जिसको बोलते हैं, एक ही स्ट्रक्चर जो होता है, पैटर्न होता है। जैसे कुछ जैसे फिर लिखते हैं वो आगे, मैं आपके सामने ये वर्सेस इसलिए रख रहा हूँ कि आप फिर हम बाद में ड्रामा की तरफ आएंगे, उसके बाद हम नॉवल की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो चीजें आप पोइट्री में देखते हो वो चीजें आप नॉवल में नहीं देखते हो। पहले आप पोइट्री को समझने की कोशिश करो, उसके बाद जो ही आप ड्रामा को समझने की कोशिश करोगे, तो then it will be more easier for you to comprehend what this novel stands for, what this novel realistically means। तो जब हम शायरी की बात करते हैं तो इसमें एक जो राइटर होता है वो मीटर का ख्याल रखता है, वो एक टोन का ख्याल रखता है, जैसे आप देखो साउंड का ख्याल रखता है। जैसे आप बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मूवीज देखते हो, उनमें आप सॉन्ग्स देखते हो, लिरिसिस्ट जो होते हैं वो भी इन्हीं चीजों पे कंसंट्रेट करता है कि साउंड मिलना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर पैटर्न में एक पोइट्री लिखी जाती है, स्टैंजा फॉर्म में लिखी जाती है, वर्स फॉर्म में लिखी जाती है पोइट्री। ये फंडामेंटल एक
ट्रेट है पोइट्री का। ये चीजें आप नॉवल में नहीं देखते हो या इवन ड्रामा में नहीं देखते हो। दैट इज दिस कि पोइट्री इज बेसिकली रिटन इन वर्स फॉर्म, सेंटेंस फॉर्म। तो जैसे मैं अभी आपके सामने मोमिन खान मोमिन के अशार कुछ रख रहा हूं, तो आपको समझ आएगा कि टोन कैसा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, कोई पैटर्न तो डिवेट तो नहीं हो रहा है कहीं पे, या प्रॉपर वो फुल जिसको हम फुली बोलते हैं कि एक पूरी पैटर्न के साथ ये शायरी लिखी गई है। फिर वो लिखते हैं इसके आगे, जिक्र अगियार से हुआ मालूम, हरफ नासा बुरा नहीं होता। दैट इज दिस होता होता। फॉर इंस्टेंस, असर उसको जरा नहीं होता, रंजो राहत फजा नहीं होता। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलते जुलते एक ही टोन में आपको नजर आएंगे। फिर वो लिखते हैं आगे, तुम हमारे किस तरह ना हुए, तुम हमारे किस तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। दिस इज अ वंडरफुल वर्स। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। It was for this verse, Ghalib once said, had Momin Khan Momin given this verse to me, I would have definitely given him my whole दीवान। यानी कि जितनी भी गालिब की पोइट्री है, गालिब ने जब इस शेर पे उसको नजर पड़ी, जब उसने इस शेर को पढ़ा, ये वर्स उसके सामने आई, इतने मुतासिर हो गई कि वो एक वर्स से फिर गालिब ने कहा कि काश मोमिन खान मोमिन ये वर्स मेरे को देते, मैं उसको अपना सारा दीवान देता। यानी कि दीवान गालिब और उसकी जो पर्शियन पोइट्री है, जितना भी गालिब ने लिखा था, गालिब का मानना ये था कि मैं सब कुछ मोमिन खान मोमिन के हवाले कर देता, लेकिन काश ये वर्स मेरे को वो देता। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि यहाँ इस वर्स में कुछ ना कुछ तो है। दैट इज व्हाई गालिब eloquently, very explicitly, said कि मैं उसको सारा अपना दीवान देता। तो this verse, and I'm going to repeat this verse once more. तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। फिर मोमिन खान मोमिन इसी गजल में आगे लिखते हैं, हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। क्यों सुने अर्ज मुस्तर ए मोमिन, क्यों सुने अर्ज मुस्तर ए मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। दिस इज ब्यूटीफुल शॉर्ट गजल फॉर यू। यानी कि आपको इस पोइम से आपको लग गया होगा कि एक पैटर्न है, टोन इसमें आप देख रहे हो, एक स्टाइल इसमें है, एक प्रॉपर, यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको बड़े यानी कि प्रॉपर तरीके से उनको चूज किया गया है। वहाँ वो जो साउंड है, वो जो रिदम है, वो जो राइम है, मिलते जुलते वर्ड्स आपको मिलेंगे जब आप इस गजल का मुताला करते हो। फॉर इंस्टेंस, गालिब की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए ये समझना, पहले शायरी क्या है, शायरी में आप क्या चीजें देखते हो, जो जो चीजें आप मेनली शायरी में देखते हो वो चीजें आप नॉवल में नहीं देखते हो। You would hardly find these traits, which you find in poetry. You won't find these traits in a novel. Rare cases are there, but mainly जब हम बात करते हैं, you won't find a novel which is having this rhyme scheme, which is written in a rhyme scheme, a proper rhyme scheme. तो जो ही हम फिर अगर हम गालिब की बात करेंगे, तो आप इस वर्स इन कुछ वर्सेस से आपको लगेगा कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है एक पोइम का। फॉर इंस्टेंस, गालिब राइट इज समवेयर, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। दिस इज गालिब फॉर यू। कुछ न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। वो जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आप देखते हो, रिपीटेशन ऑफ साउंड, आपके कानों तक वो आवाज आ रही है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबवाया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। दिस इज प्रॉपर राइम स्कीम, प्रॉपर टोन्स आपको, इस प्रॉपर साउंड, एक ही साउंड आपको इसमें देखने को मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस, ही राइट समवेयर,
दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, जब दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए। दिस इज अनदर यू नो, यानी कि गालिब की इस वर्स में आपको यू वुड फाइंड गालिब इन दिस वर्स। गालिब इज आपको वो एक जिसमें वो एक राइटर में एक कुछ पोटेंशियल होता है, एक वो यानी कि एक आम बनने से वो कैसे डिफरेंट होता है। यानी कि ही राइट्स दर्द दिल में हो तो दवा कीजिए, जब दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए। यानी कि आपको सोचने पे मजबूर करता है। यहाँ पे वो डिनोटेड, जैसे हम लिटरेरी वर्क्स का मुताला करते हैं तो यू नो दैट यू आर नाउ वेरी मच अवेयर विद दिस के यू आर you find two types of meanings whenever you read any piece of literature, be it a novel or a short story। एक को हम बोलते हैं डिनोटेशन, दूसरे को हम बोलते हैं कनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको सीधे ही एक लिटरल मीनिंग समझ आती है। लेकिन जब आप कनोटेशन की बात करते हो, कनोटेशन में आपको तह तक जाना होता है, आपने यानी कि क्वेश्चंस रेज करने हैं, आपको सीधे एक राइटर समझाने की कोशिश, यानी कि वो तो आपको समझा रहा है लेकिन आपको बड़े डीपली उसको एनालिसिस करना पड़ता है, क्रिटिकल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस गालिब राइट समवेयर, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मुर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। if you are going to read this verse denotatively, you won't reach कि जहां वहां तक तो आप नहीं जा सकते हो कि अगर आप डिक्शनरी या लिटरल मीनिंग डिनोटेटिवली इसको समझने की कोशिश करोगे। जो ही आप कनोटेटिवली इसको समझने की कोशिश करते हो, जब आप इसका थॉरोली एनालिसिस करते हो तो फिर आपको समझ आता है कि दिस गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मुर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो जब आप इस प्रॉपर एनालिसिस करते हो इस वर्स का, तो फिर आपको वो लिटरल मीनिंग से हट के आपको ये मीनिंग मिलती है कि इन दिस वर्स Ghalib is actually talking to his own self. He's introspectively asking his own self। Ghalib यानी कि ये जो गम हस्ती का असद किससे हो जुज मुर्ग इलाज, यानी कि जो ये वर्ल्ड है ये एक टेम्पोररी वर्ल्ड है। यानी कि यहाँ पे जब आप आते हो, इट्स यू विल हैव टू सी सफरिंग्स, एगनी, यानी कि यू विल फाइंड एंक्शियसनेस, यानी कि वो टर्मोइल, कियोस, यू विल फाइंड डिजेक्शन, डिसोलेशन। तो फिर गालिब क्या लिखते हैं, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। गालिब का यही मानना है कि इट्स बेटर टू डाई instead of facing these sufferings, instead of accepting these challenges। So he says death is the best solution for all these maladies, for all these problems। तो इस वर्ष पे मेरे जहन में एक और वर्ष याद आ रही है इस गालिब की इस वर्ष पे। मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, अनदर वंडरफुल पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। जैसे गालिब का मानना ये है कि it's better to die। Obviously once you are dead you won't find any sort of what you call mental turmoil, you won't be dejected anymore। तो लेकिन मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक ने बड़े अच्छे तरीके से, हालांकि तंज के लिहाज से उसने शायद ये वर्ष गालिब की इस वर्ष के गालिब की जब आप पोइट्री पढ़ते हो तो वहां पे आप मेनली यही चीजें देखते हो। his poetry is full of pessimism, there is this hopelessness in his poetry। तो फिर इस वर्ष फिर मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक एक जगह लिखते हैं, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि जब आप पोइट्री का मुताला करते हो, शायरी का मुताला करते हो, इसमें आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हो। प्रॉपर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये बंधों में आप शायरी को देखते हो, यानी कि एक वर्स फॉर्म में लिखी जाती है। दैट इज द फंडामेंटल ट्रेट ऑफ अ पोएम। That is the main distinctive characteristic of poetry। That is, this poetry is invariably persistently written in stanza form, verse form।
एज फार एज अब हम ड्रामा की तरफ जाएंगे। पोइट्री का तो आपने याद रखा है, ये कुछ फंडामेंटल ट्रेट्स हैं पोइट्री के। तो जो ही आप ड्रामा का मुताला करते हो, क्योंकि हम तीन मेन जानर्स की बात कर रहे हैं, एक शायरी की, एक तो मेन जानर शायर पोइट्री है, दूसरा ड्रामा है। उसके बाद हम प्रोज की तरफ आएंगे। प्रोज में ही आपके पास एक टाइप है, यानी कि प्रोज के बहुत सारे टाइप्स हैं। उसमें एक टाइप, एक आपके पास नॉवल है, जैसे हम अभी आपके सामने बात कर चुके हैं कि प्रोज, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी है, शॉर्ट स्टोरी है, या इवन एसेज हैं। तो जो ही आप ड्रामा की तरफ देखते हो, तो ड्रामा में क्या है जो ड्रामा को डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि पोइट्री से। जब आप ड्रामा पे नजर दौड़ाते हो, तो ड्रामा इज एक्चुअली रिटन इन डायलॉग फॉर्म। ये मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने मैं रखता हूं, जिनसे आपको वाजिया हो जाएगा कि नॉवल क्या है, ड्रामा क्या है और पोइट्री क्या है। अब आप ये याद रखोगे कि जब ड्रामा की बात आती है, ड्रामा इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिटन इन डायलॉग फॉर्म। For a dialogue, you have to have characters. You need some characters. यानी कि जब आप ड्रामा लिखते हो, if you want to become a dramatist, or even for that matter, if you are already a dramatist, you must be now aware with this fact that before, आपके सामने एक, जब आप प्लॉट तैयार करते हो, जब आपके पास स्टोरी होती है, ऑब्वियसली उस स्टोरी के साथ साथ आप एक डायलॉग फॉर्म में वो लिखते हो। यानी कि पहले इट्स स्टोरी तो हर एक में होनी चाहिए आपके पास, चाहे आप नॉवल की बात करोगे, unless and until there is this plot, you can't write, you can't invent characters. So what is prerequisite for a novel is you have to have a plot. For even for a drama, you need to have a story. जब आपके जहन में कोई स्टोरी होती है, उसके बाद आप कैरेक्टर्स को इन्वेंट करते हो, उसके बाद आप कैरेक्टर्स को डिफरेंट रोल्स देते हो। वैसे ही शायरी की भी बात है। जैसे शायरी में एक इंसान, कुछ इंसिडेंट उसके दिमाग में होता है, कोई, यानी कि स्टोरी भी वैसी स्टोरी जैसे उसके दिमाग में कुछ ऐसा इंसिडेंट इवेंट होता है, फिर उसी को आगे लेके वो चलता है। तो जब हम ड्रामा पे, अब व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रामा, सो यू वुड रिमेंबर नाउ दिस, ड्रामा इज रिटन इन डायलॉग फॉर्म। ऑब्वियसली यू नो दैट कि पहले तो आपके पास प्लॉट, एक स्टोरी होनी चाहिए। तो उसके बाद ड्रामा की जो एक और ट्रेट है, वो ये है कि इट इज बीइंग एनेक्टेड, परफॉर्म्ड इन अ थिएटर। यानी कि ड्रामा के लिए आपको थिएटर की जरूरत है। पोइट्री में तो ये चीजें आप नहीं देखते हो। पोइट्री इज प्योरली रिटन इन एन imaginative way. It's written in, it's purely the world of imagination. यानी कि जब आप एक ख्याली दुनिया में, एक पोइट होता है, शायर होता है, फिर वो सोचता है, इन्वेंट कैरेक्टर्स को करता है, इंसिडेंट्स को अनफोल्ड करता है, इवेंट्स को बड़े गौर फिक्र से उन पे गौर फिक्र करता है, फिर उसके बाद वो अपनी इमेजिनेटिव पावर को इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद वो लिखता है। Imagination, unless and until a writer is having this form of imagination, you can't produce works of substantial nature, works which are going to last forever. So एक राइटर के लिए इमेजिनेटिव पावर का होना बहुत जरूरी है। A writer need to have a supreme level of imagination. If you want to become a writer, you need to have a comprehensive soul. तो उसके साथ साथ राइटर्स, अच्छा अभी हम बात कर रहे थे, फिर हम जब हम ड्रामा की बात करते हैं, तो इसमें हम फिर क्या देखते हैं, फिर हम इसको परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे? स्टेज पे, एक थिएटर में। फॉर इंस्टेंस आपके सामने बहुत सारी मूवीज हैं, उनके लिए आपको क्या चाहिए? इफ यू वांट टू बिकम अ फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, तो उस पहले आपके पास क्या होता है? प्लॉट होता है, स्टोरी होती है। उसके बाद आप कैरेक्टर्स को इन्वेंट करते हो। अगर हम मूवी की बात करेंगे, आप मूवीज को देखते हो,
किसी भी हीरो की मूवी आप देखते हो, हीरोइन की मूवीज देखते हो, तो एक जो डायरेक्टर होता है पहले वो स्टोरी लिखता है, उसके साथ साथ जब उसके दिमाग में स्टोरी कोई आती है किसी भी इंसिडेंट के रिलेटेड, चाहे वो मैरिज के रिलेटेड हो, लव के रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, सोसाइटल अफेयर्स के रिलेटेड हो, या इवन किसी यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस के रिलेटेड हो, तो आप जब जो ही आपने स्टोरी तैयार की है, उसके बाद आप कैरेक्टर्स को इन्वेंट करते हो। जैसे मूवी की बात करते हैं हम, उसमें अब मान लीजिए कि डायरेक्टर ने एक मूवी तैयार की है, देन उसके बाद वो क्या करता है, देन ही एलोकेट्स डिफरेंट रोल्स, फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स इन अ मूवी। फॉर इंस्टेंस ही चूजेस हु शुड बी द हीरो ऑफ दिस मूवी, यानी कि इस मूवी का हीरो कौन हो सकता है। देन उसके बाद वो सोचता है कि होम शुड आई गिव द रोल ऑफ दिस हीरोइन। उसके साथ साथ फिर वो सोचता है, अगर आप ट्रेजेडी की बात करोगे, अगर आप हॉरर मूवीज की बात करोगे, तो फिर उस डायरेक्टर उसके साथ साथ करेक्टर को, विलन को भी क्रिएट करता है। तो अब उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट करेक्टर्स आपको फिर मूवीज में भी मिलते हैं। तो जो ड्रामा होता है, नाउ यू विल रिमेंबर कि ड्रामा इज रिटन इन अ डायलॉग फॉर्म। हाँ, यहाँ पे मैं आपके सामने एक और बात ये शेयर करना चाहता हूँ। ड्रामा कुड बी रिटन इन बोथ वर्स फॉर्म, यानी कि इसको आप वर्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, और उसके साथ साथ आप इसको सेंटेंसेस में भी लिख सकते हो। एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे वो सिटन यानी कि पैराग्राफ्स में होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप ड्रामा को पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द राइटर्स, ड्रामेटिस्ट्स, दे हैव चूजन दिस फॉर्म ऑफ वर्स फॉर्म ऑफ ड्रामा। चाहे आप अगर आप शेक्सपियर की बात करोगे, one of the genius dramatists ever born in English literature, genius mind. A dramatist like Shakespeare is born, after centuries. तो जब आप शेक्सपियर के प्लेस का मुताला करते हो, तो वहां पे आप बहुत सारे प्लेस देखते हो जो उन्होंने वर्स फॉर्म में लिखी है। उसकी जो उसने जो उसके जो ड्रामास हैं, दे आर रिटन इन वर्स फॉर्म। और उसके साथ साथ अगर आप टीएस इलियट की भी बात करोगे, अगर आप मर्डर इन कैथेड्रल, टीएस इलियट का एक फेमस प्ले है, स्टेट्समैन उसका एक और इम्पोर्टेंट प्ले है। चाहे आप शेक्सपियर के प्लेस हैमलेट की बात करोगे, किंग लियर की बात करोगे, एज यू लाइक इट, उसमें वो भी, उनमें आप भी बहुत सारे प्लेस आप शेक्सपियर के देखोगे जो वर्स फॉर्म में है। यानी कि ये सिमिलरिटी आप पोइट्री और ड्रामा में देखते हो। वो सिमिलरिटी क्या है? बोथ ड्रामास एंड पोइट्रीज आर रिटन इन वर्स फॉर्म, but what differentiates a drama from a poem is drama need to have characters. A drama is enacted, performed in a theater, on a stage, you call it. तो वो चीजें आप पोइट्री में नहीं देखते हो। अभी हम नॉवल की बात, अभी बाद में नॉवल पे आएंगे। जो ही आप पोइट्री और ड्रामा को समझोगे तो उसके बाद आपके लिए इजियर हो जाएगा कि नॉवल को समझना। तो जब आप शेक्सपियर के ड्रामास को करते हो, चाहे आप उसके बहुत सारे प्लेज हैं शेक्सपियर के, जैसे हैमलेट है, किंग लियर है, मैकबेथ है, रिचर्ड सेकंड है, एज यू लाइक इट है। तो एज यू लाइक इट में शेक्सपियर जैसे वर्स फॉर्म में वो लिखते हैं, उसमें ऑल द वर्ल्ड इज अ सिटिज, all the men and women merely players, they have their exits and their entrances। तो यानी कि वर्स फॉर्म है। लेकिन अब आप ये याद रखोगे कि डायलॉग फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए? करेक्टर्स की जरूरत होती है। जैसे आप मूवीज में देखते हो, अभी हम बात कर रहे थे, चाहे आप हीरो को ले रहे हो, हीरोइन को ले रहे हो, विलन को ले रहे हो, या बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर ड्रामा के लिए आपको कैरेक्टर्स की जरूरत होती है। एक जो कैरेक्टर होता है वो अपने थॉट शेयर करता है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ। तो अब ऐसा क्या हो सकता है कि ड्रामा कुड भी, ऐसे हो सकता है कि एक जो ड्रामा है उसमें खाली कुछ ही कैरेक्टर्स हो, वो अपने आप के साथ ही बात कर रहे हो, उसके अपने इश्यूज है, या किसी इशू के बारे में वो बात कर रहा है। हाँ, सोलिलिक जिसको हम बोलते हैं, या मोनोलॉग्स जिनको हम बोलते हैं,
यानी कि शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज हैं जो आपको मिलेंगे, या ड्रामेटिक मोनोलॉग्स जिनको हम बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर राइटिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, सोलिलोक्वी, यानी कि उसमें क्या होता है, एक जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप के साथ बात करता है। यानी कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हैमलेट की बात मेरे जहन में आ रही है। हैमलेट के जहन में ये होता है, being the students of literature, you must be aware with the story of Hamlet. तो जो ही आप हैमलेट की स्टोरी को स्टडी करते हो तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, जो ही हैमलेट हैमलेट के जो फादर होते हैं उसको उसके भाई ने मारा होता है, यानी कि हैमलेट का वो अंकल होता है, क्लॉडियस जिनका नाम होता है। तो जो ही आप अब हैमलेट जो हैमलेट यानी कि सीनियर हैमलेट और जूनियर हैमलेट, जो हैमलेट होता है इस प्ले में जो मेन एक्टिव कैरेक्टर होता है वो ये है कि एक स्कॉलर होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, बड़े जहीन आदमी होते हैं। इनके जो पापा होते हैं, जब हम प्ले को पढ़ते हैं, हमें एट द वेरी आउटसेट ऑफ द प्ले वी सी Hamlet's father is dead. He had been killed by his own brother, whose name is Claudius. Now, अब हैमलेट के जहन में अब हैमलेट को अब ये यानी कि उसको पता चलता है कि मेरे जो उसके जो फादर होते हैं उसको उसके अंकल ने मारा होता है। तो फिर नाउ हैमलेट वांट्स टू टेक अ रिवेंज ऑन हिज अंकल। He wants to murder, kill his own uncle because he feels he betrayed this blood relationship. He betrayed, उसने वो पामाल के वो जो रिश्ता होता है, यानी कि फिर वो चाहता है कि मैं इसको रिवेंज करना चाहता है। सोलिलोक्वी पे हम आ रहे हैं। तो फिर एक दफा क्या होता है कि अब हैमलेट सोचता है, जैसे वो फेमस स्टेटमेंट है हैमलेट की, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये टू बी और नॉट टू बी, that is the question. What is this to be or not to be? That is the question. When you read Hamlet extensively, thoroughly, तो from a critical perspective, from a critical point of view, तो आप उसको फिर आपको ये लगता है कि जो हैमलेट होता है, now to be or not to be, अब हैमलेट एक सोचता है, ये सोचता है कि shall I kill my own uncle or not? एक दफा वो एक जहन यानी कि सोलिलोक्वी अपने आप के साथ बात कर रहा है। देखो शेक्सपियर का की जीनियसनेस देखो, उसकी उसकी उसका पोटेंशियल देखो, उसकी इमेजिनेटिव पावर देखिए आप। अब हैमलेट के जहन में क्या हो रहा है, उसने कैरेक्टर हैमलेट को क्रिएट किया है, फिर हैमलेट सोच रहा है, हैमलेट के जहन तक, दिमाग तक शेक्सपियर जा रहा है। अब हैमलेट के दिमाग में क्या हो रहा है वो हम लेटर ऑन जब हम नॉवल का स्टडी अच्छे तरीके से करेंगे, फिर साइकोलॉजिकल नॉवल पे जो ही हम आएंगे, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक होती है नॉवल में, उस पे भी हम बात करेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ये होता है कि चाहे आप ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की बात करोगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करोगे, सोलिलोक्वी की बात करोगे, मोनोलॉग्स की बात करोगे, इनमें एक सिमिलरिटी ये है कि जो इंसान के दिमाग में चल रहा होता है उनकी, even though the character have not spoken those words yet, वो खुद सोच रहा है। जैसे आप कुछ सोच रहे हो, एक राइटर उस सोच को कैप्चर करके फिर लिखते हैं। जैसे अभी हैमलेट ये सोच रहा है कि shall I kill my uncle or not? एक दफा वो सोचते हैं कि मुझ पे ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उसको मारना है, because he had killed my father. Now he wants to kill his own uncle. He wants to take a revenge. But इट्स इट वाज फॉर यानी कि हैमलेट को हम फिर रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। तो फिर दूसरी उसके दिमाग में थॉट आता है कि वो सोचता है कि मेरे एक दफा ये होता है कि फिर वो सोचता है कि अब वो मारने जाता है एक दफा अपने अंकल को, तो वो उसको देखता है कि वो प्रेयर में होता है। देयर हैमलेट थिंक्स कि आई शुड नॉट किल क्लॉडियस, because if I'm going to kill him at this very particular moment, he would be sent to heaven, because there is this Christian belief कि अगर आप किसी को मारोगे, अगर वो प्रेयर में होगा, चर्च में होगा, then he would be called a martyr. तो
यानी कि सोलिलिटी, अंदर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर उन चीजों के आपके सामने रख रहा है, या वो रखने की जो सलाहियत रखता है एक राइटर। आपके दिमाग में जो बातें होती है उसको हम सोलिलिटी बोलते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स उनको बोलते हैं। तो शेक्सपियर, यानी कि ये एक और चीज जो आप ड्रामा में देखते हो, ये चीजें आप शायद पोइम में नहीं देखोगे, लेकिन ये एक कैरेक्टरिस्टिक आप नॉवल में देखते हो। देखो, ये फंडामेंटल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। कुछ चीज जैसे हम आपको पहले ही आपके सामने ये रख चुके हैं कि कुछ चीजें आप एक्सक्लूसिवली पोइम में देखोगे, वो चीजें आप ड्रामा में नहीं देखोगे। लेकिन कुछ चीजें आप ड्रामा में देखोगे वो आप पोइम में देखोगे, या कुछ चीजें पोइम में जो है जो आप नॉवल में या सॉरी ड्रामा में देख सकते हो, और जो आप कुछ चीजें ड्रामा में देख सकते हो वो वही चीजें आपको नॉवल में भी मिल सकती है। जैसे अभी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की बात कर रहे थे हम कि आप एक कैरेक्टर के जहन में क्या चल रहा है, फिर ये कैरेक्टर ये जो ये चीज है आप सोलिलिटी या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये आप तीनों जॉनर्स में देखते हो, चाहे पोइम की बात करोगे, नॉवल की बात करोगे, ड्रामा की बात करोगे। तो अब आप यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, वर्जीनिया वुल्फ एक और फेमस फीमेल नॉवेलिस्ट रह चुकी है, अंग्रेजी जुबान की एक मॉडर्न नॉवेलिस्ट थी वो। एक्चुअली शी वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। उसके जब आप नॉवेल्स पढ़ते हो वर्जीनिया वुल्फ की, उसमें आप जो उनके फीमेल कैरेक्टर्स हैं उसके साथ साथ वो आपको दिखाती है कि अपने नॉवेल्स में एक जो फीमेल होती है, इसकी लाइफ में फॉर इंस्टेंस किसी भी जब वो अपने लाइफ में उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभार आपको वो दिखा रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, फिर उनकी जो डायलेमा होता है वो साइकोलॉजिकल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। वो कुछ चीजें ऐसी होती है, वो फेलियर्स देखते हैं, फिर वो यानी कि कुछ चीजें वो चाहते हैं तो फिर वो नहीं उन चीजों को हासिल कर रहे हैं। फिर जो एक वो डिलीमा होता है उनके माइंड में, फिर वो इनर साइकी दिखाती है आपको वर्जीनिया वुल्फ अपने नॉवेल्स में। जैसे वर्जीनिया वुल्फ की एक बुक है रूम ऑफ वन्स ओन। इट्स अ वंडरफुल बुक ऑन फेमिनिज्म। इट इज वन ऑफ द मैनी अगर आप फेमिनिज्म की बात जब आप करते हो तो ये एक वो बुक है जिसने बहुत बहुत ज्यादा किरदार निभाया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट ऑफ फेमिनिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो शी इज बीइंग कंसीडर्ड वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ फेमिनिज्म। उसके बाद आप बहुत सारे फेमिनिस्ट्स को देखते हो, चाहे आप सिमन डी बिवॉवर को देखते हो। सिमन डी बिवॉवर इज famous for a text that's known as The Second Sex. It's a wonderful book on feminism. That book was published way back in 1949. In this particular book, Simone de Beauvoir mentions how woman is treated as the other. How इस बुक में आपको एक सिमन डी बिवॉवर दिखाती है कि जो इसका नाम ही उसने रखा है द सेकंड सेक्स, यानी कि वुमन को दूसरे नजर से देखा जाता है। तो जब हम वर्जिन और भी बहुत सारे आपको फेमिनिस्ट्स मिलेंगे, तो फीमेल राइटर्स जो मिलेंगे, लेकिन जब हम वर्जीनिया वुल्फ की बात करते हैं, वर्जीनिया वुल्फ शी इज अ वेल नोन रिनाउंड मॉडर्न फेमिनिस्ट, फीमेल नॉवेलिस्ट आई शुड से। तो उसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं। जब आप रूम ऑफ वन्स ओन की बात करते हो, देखो हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की बात करते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उन एक कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, उन चीजों को कैप्चर करता है एक नॉवेलिस्ट, फिर लिखता है। जैसे अ रूम ऑफ वन्स ओन, इसमें वर्जीनिया वुल्फ एक कैरेक्टर को क्रिएट करती है, फीमेल कैरेक्टर को, उसका नाम वो रखती है जुदैथ शेक्सपियर। जुदैथ यानी कि इमेजिनरी कैरेक्टर। As I said while back, imagination is very, very important. If you want to become a writer of high caliber, of यानी कि आप अच्छा राइटर बनना चाहते हो, then you will have to concentrate on this trait, that is this imagination. तो अब आप जब आप वर्जीनिया वुल्फ के इस अ रूम ऑफ वन्स ओन का अ रूम ऑफ वन्स ओन जो है, इसमें वो जुदैथ शेक्सपियर एक फीमेल कैरेक्टर को क्रिएट करती है।
अब देखो इमेजिनरी पावर क्या है वर्जीनिया वुल्फ का। वो एक्चुअली विमेन की सफरिंग को हाईलाइट करना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि 1920s में in fact this A Room of One's Own was written perhaps in I mean way back in 1928. uh, that means during the यानी कि सेकंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो इस नॉवल में एक्चुअली वर्जीनिया वुल्फ बड़े एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखती थी। इवन इनका जो इनके पापा थे वो भी बड़े फेमस राइटर थे। वो भी एक यानी कि इसकी जो सिस्टर थी, बाकी जो इनके घर में जो था घर फैमिली मेंबर्स इनके जो थे वो सब पढ़े लिखे थे। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ अपने नॉवेल्स में क्या दिखाती है, वो दिखाती है कि ये जरूरी नहीं है कि वर्जीनिया वुल्फ ने वो चीजें फेस की हो। फॉर इंस्टेंस जब आप रूम ऑफ वन्स ओन का मुताला करते हैं, वहां पे आपको लगता है कि वर्जीनिया वुल्फ दिखाती है कि एक जो औरत है इसको समाज में कैसे वो जिंदगी को बसर करती है, कितनी कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात उसको आते हैं। इवन वर्जीनिया वुल्फ, ये अंग्रेजी दुनिया की बात कर रहे हैं, 1920s की बात कर रहे हैं हम, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम। इंग्लैंड जो तब तरक्की के दौर पे था, ऑब्वियसली आज भी है, जब तब था तो आज ऑब्वियसली बहुत आगे है वो। तो ये वही दौर था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेंशंस ये लोग कर रहे थे। यूनिवर्सिटीज बहुत सारी, इनके एजुकेशनल सेटअप इनके पास बहुत ज्यादा हाई क्लास था। यूनिवर्सिटीज इनके पास थी। इवन इट्स चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की बात करोगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज की बात करोगे, द 2 प्रीमियर यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये इंग्लैंड में ही आप देखते हो। तो इस रूम ऑफ वन्स ओन में वर्जीनिया वुल्फ फिर क्या दिखाती है, वो दिखाती है कि एक औरत जो होती है उसमें वो एक फेमस इंसिडेंट है उस बुक में, वो दिखाती है कि कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो यूनिवर्सिटी में जाती है। वो चाहती हैं कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटी है, हम वहां जाएंगे, विजिट करेंगे उस, लेकिन उनको वहां अंदर दाखिल नहीं, वो अंदर नहीं जाने देते हैं। बिकॉज फिर वर्जीनिया वुल्फ इसमें लिखती है कि द women who wanted to visit this university they were not allowed। why? Because जो भी वहां पे बंदा था, जो भी ऑफिशियल्स थे, दे हैव कैटेगोरिकली टोल्ड देम दिस यूनिवर्सिटी इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर मेल्स। अ वुमन, यानी कि सिंबॉलिक मीनिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे वो ये है कि योर प्लेस, दिस इज नॉट योर प्लेस, योर प्लेस इज समवेयर एल्स। दैट मीन्स यू शुड योर प्लेस इज विद इन द फोर वॉल्स ऑफ अ होम। तो अब जरूरी नहीं है कि वर्जीनिया वुल्फ खुद की दास्तान लिख रही है रूम ऑफ वन्स ओन। मे बी वो जो लंदन में जब वो 1920s में जो औरतें रह रही थी उनकी दास्तान वो लिख रही है। मे बी उसने कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा होगा कि औरतों को यूनिवर्सिटीज में दाखिला नहीं देने देते थे, अंदर नहीं जाने देते थे। तो फिर उसके साथ साथ मे बी वर्जीनिया वुल्फ का जो उसमें फिर वो एक कैरेक्टर को क्रिएट करती है, वो शायद वर्जीनिया वुल्फ के साथ रिजेंबल करता है। दो डिस्पाइट बीइंग बोर्न इन अ वेल टू डू फैमिली, वेल एजुकेटेड फैमिली, वर्जीनिया वुल्फ वाज नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन इन यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो उसको घर में ही पढ़ाया जाता था, उसको घर में ही ट्यूटर्स बुलाए जाते थे। वेयरएज हर सिबलिंग सर्कल, जब हम उनके सिबलिंग्स की बात करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको यूनिवर्सिटी जाने देते थे, वो यूनिवर्सिटी से बड़े अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल करते थे। तो मे बी दैट इज वन फैक्ट वर्जीनिया वुल्फ इज हाइलाइटिंग इन दिस बुक रूम ऑफ वन्स ओन। इसमें आप फिर वो एक जुदैत शेक्सपियर को वो क्रिएट कर रही है। फिर जुदैत शेक्सपियर के जरिए वो दिखाना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? विमेन की सफरिंग्स, औरत की जो सफरिंग्स हैं वो दिखाती हैं कि जुदैत शेक्सपियर वो यानी कि वो रीडर को ऐसा बिलीव करवाती है कि आपने कंसिडर करना है कि कंसिडर जुदैत शेक्सपियर एज शी इज एज टैलेंटेड एज हर ओन ब्रदर विलियम शेक्सपियर। ऑल्दो विलियम शेक्सपियर lived during the Elizabethan era, he was living in the 16th century England. Virginia Woolf was writing in 1920s decade.
Now, what Virginia Woolf did, she created an imaginary sister of William Shakespeare. You know, taking all things into consideration, William Shakespeare's reputation, his class, his caliber, उसकी उसकी जो रेपुटेशन थी, तो वर्जीनिया वुल्फ सो इनके एक कैरेक्टर को क्रिएट कर रही है, बोल रही है कि आप इमेजिन फॉर अ व्हाइल Judith Shakespeare is William Shakespeare's sister, or they are living in the same era, way back in 16th century. Shakespeare's sister is equally talented. She's even more talented than Shakespeare. But would society permit, Judith Shakespeare to, write plays, produce plays in a theater? वो बोल रहे हैं कि अगर शेक्सपियर बड़ा टैलेंटेड बंदा था, अब यानी कि वुमेन को यानी कि सफरिंग्स को वो हमारे सामने ला रही है, लेकिन इन एन इमेजिनेटिव वे, इन एन इमेजिनेटिव वे, इन एन इमेजिनरी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। तो वो लिख रही है कि जुदैथ शेक्सपियर की जो उसके भाई है विलियम शेक्सपियर, उसकी जो सिस्टर है, ये मान लीजिए, आप फर्ज कर लीजिए कि जुदैथ शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर से ज्यादा टैलेंटेड है। क्या जो तब की सोसाइटी थी, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ इन अपनी सोसाइटी के साथ कंपेयर कर रही है, हालात बयान कर रही है 20th सेंचुरी इंग्लैंड की, विमेन की सफरिंग उसको हमारे सामने ला रही है कि तब सोसाइटी शायद जुदैथ शेक्सपियर भी अगर प्लेज लिखती, सोसाइटी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती, सोसाइटी इवन पब्लिशर्स उसको अलाउ नहीं करते उनकी बुक्स को पब्लिश करना। व्हाई? बिकॉज शी वुड बी considered that she's a female, she cannot produce works, she cannot write in a good piece of literature. यहाँ पे मेरे एक जहन में एक बात याद आ रही है कि there is this Indian novelist called भारती मुखर्जी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, तो भारती मुखर्जी इज अ वेल नोन इंडियन डायस्पोरा नोवेलिस्ट। जब वो कनाडा में रह रही थी, 1960s और 70s की बात है, तो इंडिया से वो माइग्रेट कर गई थी 1960s की दहाई में, तो फिर वो कनाडा में रही। तो उसने क्या किया, तो फिर उसने नॉवेल्स लिखी, कुछ नॉवेल्स, परहैप्स हर फर्स्ट नॉवेल वाज वाइफ, उसके बाद उसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं। तो उस जास्मिन उसकी एक नॉवेल है, द ट्री ब्राइड उसकी एक और इम्पोर्टेंट वर्क है, डार्कनेस उसकी एक शॉर्ट स्टोरी भी है, द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीफ उसकी एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है। तो जो ही अब क्या है कि भारती मुखर्जी एक पब्लिशर के पास जाती है, कनाडा में है, यानी कि फिर वो उसको बोलती है हम पब्लिशर्स को कि मैं बुक्स पब्लिश करवाना चाहती हूँ। पब्लिशर का रेस्पॉन्स ये होता है कि यू दे यानी कि वो उसको अलाउ ही नहीं करते हैं, वो उसको बोलते हैं कि वी कैन नॉट पब्लिश योर बुक्स। भारती मुखर्जी सिंपली सेड व्हाई, दे सेड you are from India, you are from Indian subcontinent, there is this racial discrimination, racial segregation जिसको आप बोलते हो। तो वो उसको बोलते हैं कि यानी कि वो परेशान होते हैं, सरप्राइज होते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट से एक राइटर आ रही है बुक पब्लिश करवाने के लिए। यहाँ पे वो इथनोसेंट्रिसिज्म का एक जो होता है, जब आप कल्चरल स्टडीज को अच्छे तरीके से पढ़ते हो, फिर एक कॉन्सेप्ट आपको आता है इथनोसेंट्रिसिज्म। इथनोसेंट्रिसिज्म क्या होता है कि इथनोसेंट्रिसिज्म में जो बंदा होता है वो अपने कल्चर को सुपीरियर समझता है, ही और शी फील्स हिज और हर कल्चर इज सुपीरियर देन अदर कल्चर्स। ये खाली कल्चर की बात नहीं है, वो दे फील दे आर एनलाइटन्ड वंस, यानी कि दे आर, यानी कि वो साइंटिफिक टेम्पर पोजेस करते हैं बाकी दुनिया को। वो जैसे इस इथनोसेंट्रिसिज्म में जब आप एडवर्ड सईद की बात करते हो, एडवर्ड सईद की जो उसने जो बुक लिखी है ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म में आपको यही देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो यूरोपियंस हैं, और वो क्या, उनकी क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, एडवर्ड सईद जो हाईलाइट करते हैं ओरिएंटलिज्म में, और जो मेन मुद्दा पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का है वो यही है कि Western civilization, they feel they are a superior race.
They are the chosen ones. They are on this planet to humanize us, civilize us. They feel the people who are living in different continents, they are uncivilized, they are primitive, barbaric. They possess this. They possess this traditional bent of psyche. They are dogmatists. They believe in the world of dogmatism, superstitious beliefs. तो लेकिन खुद को क्या समझते हैं? दे फील कि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया है दुनिया को. ऑल्दो वी कैन नॉट, यानी कि जो ये इट्स इंडिस्प्यूटेबल दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज given us so many marvelous, wonderful things. It's indisputable. You can, I mean, इस पे कोई दोहराई नहीं है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को. चाहे आप कंप्यूटर की बात करोगे, रेलवे स्टेशंस की बात करोगे, एरोप्लेन्स की बात करोगे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मेडिकल इन्वेंशंस की बात करोगे, ये चीजें तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आई है. तो वहां से दिखता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कोई भी आप साइंटिस्ट को ले लो, बहुत जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है वो तो आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन से याद देखते हो. तो ये बात तो ठीक तय है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, दे आर एनलाइटेंड वंस, बट इट डजंट मीन कि द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में जो लोग रह रहे हैं, दे आर प्रिमिटिव, दे आर बारबरिक. जहां पे ये फिर ये क्लैश होता है, तो यानी कि यहाँ पे हम इथनोसेंट्रिसिज्म इसी को बोलते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. They feel the people who are living in the Indian subcontinent, the people who are the inhabitants of African continent, they feel कि ये यानी कि primitive life गुजार रहे हैं. यानी कि फिर ये चीजें पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में देखते हो आप. जो ही हम नॉवल को आगे स्टडी करने की कोशिश करेंगे, अभी पोस्ट कॉलोनियल नॉवल का जब हम तज़किरा करेंगे, जब हम उस पर नजर दोहराएंगे, तो वहां पे हम आपको एडवर्ड सईद की थ्योरीज बताएंगे और आपको हम रूबरू करवाएंगे कि जो मेन डिफरेंसेस है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ईस्टर्न सिविलाइजेशन वो क्या है. तो वो भी हम नॉवेल्स में देखते हैं, पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स में देखते हैं. चाहे आप पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स में आपके बहुत सारे नॉवेलिस्ट्स मिलेंगे. आपके पास इंडियन नॉवेलिस्ट्स में आपके सामने है मुल्कराज आनंद हैं, आर के नारायण है, राजा राव है, विक्रम सेठ, अरुंधति राय, झुम्पा लहरी, इवन कामिला शमसी, मोहसिन हमीद. मोहसिन हमीद इज फेमस फॉर दैट नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट. तो बहुत सारे आपके नॉवेलिस्ट्स मिलेंगे. सलमान रुश्दी, ही इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल एरा. उसके नॉवेल्स में भी आप देखते हो, उसकी जो नॉवल है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की नॉवल जो है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, उसमें भी आप पोस्ट कॉलोनियल थीम्स देखते हो. या अगर हम चिनोआ अचबे की बात करेंगे, जो फेमस अफ्रीकन नॉवेलिस्ट रह चुके हैं, इसके नॉवेल्स में भी आप देखते होंगे वो पोस्ट कॉलोनियल थीम जो आपको देखने को मिलता है. तो नॉवल को हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और इसके टाइप्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, और जो फंडामेंटल ट्रेट्स जो नॉवल के हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक रखिए आप अपना ख्याल. अल्लाह हाफिज.